बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप सच्चे हिंदू हैं, सच्चे हिंदू, तो यह कार्यक्रम आपके लिए ही है। जो सनातनी ना हो, कृपया इसे न पढ़ें। गाय हमारी माता है और हमारी माँ को हमने सड़कों पर उसकी तकदीर के भरोसे छोड़ दिया है। जब तक माँ हमको दूध पिलाती है, हम उसे अपनी जान से ज़्यादा सम्मान देते हैं, मगर जब हम उसके दूध से वंचित होने लगते हैं तो उसे गंदगी खाने के लिए खुला छोड़ देते हैं। हमारी माँ भूखी प्यासी पॉलीथीन और गत्तों को खाने पर मजबूर होती रहती है। शहर के लोग गालियाँ बकते हुए आसपास से गुजरते रहते हैं। शाम को सरकारी वाहन आते हैं और बेरहमी से उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से पटक कर अपने साथ ले जाते हैं। यह घटनाक्रम हर शहर में एक ही तरीके से चलता है। अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, पुष्कर, किसी भी शहर में यह दिनचर्या एक परिपाटी से चली आ रही है। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, गौवंश के रक्षक हैं। मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ वंश को तस्करों से बचाने के लिए हम जान ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि गायों पर हो रहे अत्याचार के प्रति हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं? इसी सवाल को लेकर हमारे टीवी चैनल बात आज की ने एक कार्यक्रम गोकुल धाम की परिकल्पना का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश के सुप्रसिद्ध हिंदूवादी विचारक, मुखर वक्ता और प्रखर चिंतक हनुमान सिंह जी राठौड़ ने भाग लिया। मित्रों, यह विषय यद्यपि रोजमर्रा के हिसाब से आपके लिए ज़्यादा रुचिकर न हो, लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि समाज की यह नैतिक जिम्मेदारी का विषय है। आप किसी भी शहर में रह रहे हो या महसूस कर रहे होंगे कि इन दिनों सड़कों पर गायों की तादाद अचानक बढ़ गई है। आप यह भी महसूस कर रहे होंगे कि सिर्फ गायों की संख्या ही बढ़ी है, किसी भी शहर में भैंस, बकरी या अन्य जानवर देखने को नहीं मिल रहा। कारण साफ है कि भैंस लोगों के लिए अभी भी बहुत उपयोगी है। जो गाय दूध दे रही है वह घर के खूंटों पर बंधी है। जो दुधारू नहीं रही उनको घर से निकाला दे दिया गया है। गाँव में किसानों की फसलें खड़ी हुई हैं। भूखी गाय खेतों में जा सकती हैं, इसलिए उनको गाँव से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। निर्दोष और मूक गायें जानती हैं कि उनकी तकदीर असली माँओं जैसी नहीं, वह हमारी नकली माएँ हैं। सड़कों पर या तो किसी वाहन के नीचे आकर तड़पते हुए दम तोड़ देंगी या स्लॉटर हाउस में ले जाकर काट दी जाएंगी। सम्माननीय हनुमान सिंह जी का मानना है कि जिन्हें हम आवारा गाय कहते हैं, वे आवारा नहीं, मजबूर गाय हैं। आवारा तो हम हैं जो अपने स्वार्थ पूरा न होने पर उनको बेसहारा बनाकर छोड़ गए। इन गायों का भी उपयोग है। सिर्फ इनके गोबर और मूत्र को संग्रहित कर लिया जाए तो इतना पैसा कमाया जा सकता है कि इन गायों का खर्चा निकल जाए, लेकिन होता नहीं है। खैर, अब सवाल उठता है कि इन गायों को शहरों की सड़कों से हटाकर कैसे सुरक्षित रखा जाए। राठौड़ साहब की इस बारे में जो राय है वह बड़ी व्यवहारिक है, और वह क्या है यह जानने के लिए आप इसके आगे का भाग जो विजुअल है वो देखें। बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में हम किसी मुद्दे पर बात करते हैं। आज जो मुद्दा है वो एक ज्वलंत मुद्दा है और इस शहर के लिए बहुत जरूरी और संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैंने बहुत से लोगों से संपर्क किया, बहुत से विद्वानों से संपर्क किया, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि सनातन धर्म के अगुआ कहने वाले लोग बाग इस मामले में पीछे हट गए। मुद्दा है गोकुल धाम की परिकल्पना। गाय हमारी माता है और गाय पर चर्चा हमें करनी है। गाय सड़कों पर है, गाय कटने के लिए जा रही है, गाय रक्षा के लिए हम संकल्पित हो रहे हैं, और गाय किस तरीके से एक शहर के पूरे यातायात को, एक स्मार्ट सिटी के यातायात को बिगाड़ रही है। इस गाय पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे शहर के एक ऐसे शुभ चिंतक, साहित्यक, प्रखर वक्ता, मुखर चिंतक, विचारक हनुमान सिंह जी राठौड़ साहब को हमारे स्टूडियो में बुलाया है। आप हिंदूवादी संगठनों से जुड़े रहे और एक सनातनी सोच से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन आप ये जानकर खुश होंगे कि उनके सवालों के जो जवाब हैं वो आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे, क्योंकि गाय हमारे शहर को प्रभावित करती है, गाय हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है, गाय हमारे संस्कारों को प्रभावित करती है, गाय हमारे किसानों को प्रभावित करती है। गाय हर सेगमेंट में चली जाएगा, किसी में भी गाय वहां खड़ी हुई हमें नजर आती है।
तो मैं सबसे पहले हनुमान सिंह जी राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। आप आए, आपने बेशकीमती समय दिया और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आपने ऐसे विषय पर बात करने के लिए सहमति दी जिस पर बात करने के लिए अच्छे अच्छे लोग कतराते हैं। कतराते इसलिए हैं कि मवेशियों और गायों जानवरों पर हमारे अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कहीं हम सनातनी होकर श्रद्धा से गाय के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, कई गाय को हम कटने के लिए भेज देते हैं, कहीं गऊ तस्कर हमारे समाज में हावी हो जाते हैं, कई मॉब लिंचिंग के केस आने लग जाते हैं, कभी गाय शहर की समस्या बन जाती है। आपसे मैं पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि मवेशी पर, गाय और भैंसों पर, मवेशियों पर आपका और समाज का दृष्टिकोण क्या है? सभी पशुओं के संबंध में अपने यहाँ पर विचार हुआ है, क्योंकि अगर वेदांत को हम माने तो सब जड़ चेतन में वही परमात्मा है, तो उसमें भी वो अंश है जी। लेकिन वैदिक काल से, क्योंकि गौ आधारित कृषि, जैविक कृषि जिसकी ओर आज सब जा रहे हैं, उसके कारण से, और गाय के जितने अनुदान हैं जी, उसका गोबर गौमूत्र से लेकर सब चीजें जितने प्रकार से उपयोगी हमारे लिए रही है, तो संभवतः जिसका भी हम पर उपकार होता है उसके प्रति मातृ दृष्टि, ये अपना स्वभाव है, भारतीय संस्कृति की भी विशेषता है। इसी कारण से गाय ये माँ है और माँ के प्रति जिस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए उसी श्रद्धा से परिचालित होकर हमने आज तक व्यवहार किया है, अब भी करते हुए लोग दिखाई देते हैं। ये तो इसका एक आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष है जी, जिसको हम करते हैं। दूसरा एक जो उपयोगिता का पक्ष है जी, आज जो दिख रहा है, ये दोनों में संघर्ष दिख रहा है हमको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल दृष्टिकोण सही है आप। हाँ, एक तो है धार्मिक पक्ष, उसके कारण से व्यक्ति गौरक्षक बनता है कि गाय कटने से बचनी चाहिए जी। उसके कारण से बहुत से लोग अपना धन व्यय करके, दान देके गौशालाएं चलाते हैं जी। उसके कारण से रास्ते चलता हुआ व्यक्ति ही रास्ते में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से रिजका खरीद कर और वहां खड़ी गाय को वो डालने का प्रयत्न करता है, ये एक प्रयत्न है। दूसरा उपयोगिता का वो है, बैल जब तक हल में जोता जाता था तो उनको बैल की उपयोगिता लगती थी, तो बैल उनकी खूंटे से बंधा हुआ था। गाय जब तक अच्छा दूध देती थी और गाय का दूध वो उसके लिए आर्थिक रूप से लाभप्रद है, तब तक वो गाय को भी खूंटे पे बांधता था। आज जब उस उपयोगिता के वशीभूत होकर अधिकांश लोगों ने जो प्रयत्न किया है, वो प्रयत्न में आपको कभी भी भैंस तो नहीं दिखती सड़क के ऊपर छोड़ी हुई जी। भैंस खूंटे पर बंधी है, क्यों? क्योंकि भैंस का दैनिक उत्पादन उस पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक है, इसलिए उसको आय हो रही है बचे हुए दूध जी जी। गाय का उत्पादन धीरे धीरे उनको लगता है कम हो गया, तो उस गाय को वो निराश्रित छोड़ रहा है। तो ये दो प्रकार का दृष्टिकोण समाज में हमको दिखाई देता है जी। लेकिन आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न कब समाज के लिए मुसीबत बन जाता है और कब हम ये सोचने लगते हैं कि इन सब गायों को हटा दिया जाए रास्ते से, कहां इनको शिफ्ट कर दिया जाए? नहीं, मुसीबत नहीं है, यहां पर दो दृष्टिकोण है। मैंने बताया ना प्रारंभ में कि मनुष्य के वैचारिक रूप से दो समूह बन गए हैं जी। वो जैसे हम पुराने समय में देव और दानव प्रवृत्ति के लोग कहते थे, उसी दो प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं। यानी उनके लिए गाय केवल उपयोगिता की वस्तु हो गई, उनके पास श्रद्धा नहीं है। जो आजकल बहुत बार कह देते ये आवारा गाय घूम रही, गाय आवारा नहीं है, गाय तो पशु है। गाय निराश्रित छोड़ी गई है, किसके द्वारा? तो पशुपालक। तो इसलिए आवारा कौन है? पशुपालक है। पशुपालक है आवारा, बिल्कुल सही बात है। और अब वो ऐसे आवारा लोग जब ये इस समाज के अंदर हैं और हम वो तो अदृश्य हो जाते हैं और फिर हम आवारा गाय को बना देते हैं और गाय इस तरीके से शहर के अंदर आती है। हनुमान सिंह जी, इन दिनों में एकदम से संख्या बढ़ी है मतलब आप देखिएगा कि पहले सड़कों पर इतनी गायें नहीं थी, इन दिनों में तो जहां देखो जिस तरफ देखो गाय हैं। ये गाय आ कहां से रही हैं? और दो कारण है उसके जी। मैंने बताया, एक तो उपयोगिता के कारण से व्यक्ति गाय को जब तक दूध दे रहा है तब तक तो वो उसको रखता है, दूध देना जो ही बंद हुई उसको बाहर छोड़ देता है जी। दूसरा कारण यह है कि मैंने जैसे कहा कि इससे प्रभावित कौन है, तो प्रभावित दो प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति है जो धार्मिक दृष्टिकोण से सोचता है, वो धार्मिक दृष्टिकोण वाला, उसमें दो प्रकार हो गए, एक गौशाला आदि, गौशाला के अनुदान देने वाले,
दो प्रकार। तीसरा प्रकार वो है जो गाय को कटने से, गाय को तस्करी होने से बचाने के लिए गोरक्षक दलों के रूप में काम करता है। यह है शुद्ध धार्मिक पक्ष, आस्था का पक्ष, श्रद्धा का पक्ष, उनकी श्रद्धा है। दूसरा एक पक्ष है जो इससे प्रभावित है, वो प्रभावित है किसान जी। किसान के खेत में इस समय, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने यहां पर जो खेती वो दो प्रकार की है। एक खेती है जो कुएं से सिंचाई पर आधारित है। सिंचाई पर आधारित जिनके भी खेत है उनकी तारबंदी से लेकर बाउंड्री वॉल तक सब है, सुरक्षा के पूरे साधन उनके पास में हैं जी। जो अपनी जमीन जिसको केवल मात्र वर्षा काल में वर्षा पर आधारित खेती करता है, उसके पास ये सब साधन नहीं है, करने का खर्च भी नहीं है उसके पास में, एक ही तो फसल होती है उसके पास में। तो ऐसे किसानों को ये जो निराश्रित गायें हैं, इनके कारण से उस किसान को हानि हो रही है जी। तो आसपास के गांव वाले वो किसान जो हैं वो इन सब गायों को एकत्रित करके वर्षा काल में लाकर शहर में छोड़ता है। अच्छा। हाँ, दूसरा कारण होता है कि सड़कें जो है वो शहर में है, गांव के पास सड़कें कहाँ हैं? वहां तो काली निशान है, सड़कें तो है नहीं जी। तो इनको बैठने के लिए चाहिए सूखी जगह। जो किसानों के बाड़े हैं, गांव है, वहां पर कीचड़ और ये सब के कारण से गायें बैठती नहीं। मच्छर और पिस्सू इस समय होते हैं, चिचड़े होते हैं, वो सब इस पानी के कारण अधिक हो रहे हैं। तो मच्छर है, मक्खी है, पिस्सू है, चिचड़े है, इन सब से वो परेशान है। उसके पास तो साधन भी नहीं है बचाव करने का कोई जी। तो वो ढूंढती है परेशान होकर ऐसी जगह जहां से इससे उसको छुटकारा मिले जी। वो छुटकारा मिलता है सड़क पर जी। सड़क पर वाहनों के धुएं के कारण से ये कम होते हैं और सूखी जगह होने के कारण बाकी चीजें नहीं होती, मक्खी मच्छर नहीं होते, इसके कारण से वो सड़क पर बैठना चाहती है। और दूसरा उसको गांव वाले लाकर छोड़ रहे हैं। ये दो कारणों से वो सड़कों पर इस समय सर्वाधिक दिखती है। जो गलियों में बैठती थी वो भी सड़कों पर आ रही है। नहीं, पर ये मतलब कहते हैं कि गाय अपने खूंटे पर, जिस खूंटे पर बंध जाती है उस पर लौटना रास्ता समझती है, बताती है, पहुंच जाती है। तो ये उस समय, इस समय में क्यों नहीं पहुंच रही अपने गाँव में? वो गाँव के अंदर से वो गायें हैं जो ये निराश्रित गायें हैं जी। जब सूखी होती है, वहां पर सूखा होता है तो वो गाय में रहती है, गांव में रह जाती है। लेकिन इस समय सब जगह गीला है तो और गांव वाले उनको छोड़ रहे हैं शहर की तरफ, तो शहर में आएगी, आ जाएगी। तो अच्छा, ये क्या आप सोचते हैं कि चौमासे के बाद ये वापस लौट जाएंगी? नहीं लौटेगी सब है। अच्छा, ये भी स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। अब ये क्या करेंगी कि घरों में आसपास घूमेगी, जो भी हम घरों से बचा हुआ सब्जी आदि ऐसी चीजें जो कतरन है सब्जियों की, वो सब ऐसी चीजें भी घर वाले भी, हर एक घर के आगे, अधिकांश घरों के आगे आपको कुंड मिलेंगे जिसमें वो गायों के लिए डालते हैं जी। वो इनका स्वभाव बन गया तो वो इसी को घूम घूम कर खाती रहेगी यहाँ पर जी। फिर यह नहीं मिलेगा तो थैलियां, कागज, ये सब खाएगी। लेकिन एक बार यहाँ रहने के बाद में अब वो शहर किसे छोड़कर आगे जाने का, ये शहरीकरण इनका भी हो जाता है। अच्छा, ये भी शहरीकरण का शिकार हो जाती है। लेकिन भाई साहब, सबसे बड़ी बात मैं ये सोचता हूँ कि एक तरफ हम गौ रक्षक बनकर इसको श्रद्धा आस्था से जोड़ते हैं, हमारे संस्कारों से, हमारी माँ है, और एक तरफ ये सड़कों पर बैठी रहती हैं, इनको ना कोई चारा है, धूप है, ये तो इनको इनके लिए क्या किया जा सकता है? समाज की क्या अवधारणा है? समाज को क्या करना चाहिए? क्या है कि बड़ा जो समूह है वो तो सोच ही नहीं रहा जी। अगर वो सोचता तो मैं जानता हूं कि जो गाय अगर बांझ हो गई, दूध नहीं देती है जी, उसके भी गोबर और गौमूत्र से इतनी आय होती है। आप एक सामान्य देखिए, कंडा कितने का आता है एक? जी सर, अब लोग तो कंडे को अमेजोन से मंगा रहे हैं। हाँ। और वो आप देखिएगा 50-50 रुपए का एक कंडा आ रहा है। वही कह रहा हूं, अगर केवल कंडे और गौमूत्र इसका उपयोग करे तो भी उसकी आय इतनी होती है कि उसका भरण पोषण कर सकता है गाय का जी। वो खड़ी हुई गाय उस पर भारी नहीं है, उसको आय दे सकती है। लेकिन वो समझदारी नहीं है हर एक को। दूसरा, शहरों के अंदर इतनी जगह नहीं है कि जहां पर ये किया जा सके, इसलिए अब जो गांव में जिनको करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। सबके सब जब से कृषि गो आधारित नहीं रही, बैल आधारित नहीं रही, तब से आलसी हो गया व्यक्ति। वो पैसा देगा, ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर को बुआई करनी है, ट्रैक्टर को जुताई करनी है, सब कुछ उसको करना है। वो जो आलसी व्यक्ति है वो ये गो उत्पाद बनाएगा नहीं जी। तो वो गांव में भी नहीं है, शहर में संभव नहीं है। दोनों कारणों से वो कष्ट हमको हो रहा है जी। जी। जो गोरक्षक है और जो गौशाला चलाने वाले हैं उनकी सीमा है, वो कितनी गायों को रख पाएंगे, गोरक्षक कितनी गायों को बचा पाएंगे जी। यस,
उनका संकट है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी सीमा है, इसलिए कोई और तीसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। हाँ। देखिए, जो व्यक्ति है उसको दंडित करने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो छोड़ रहा है उसको, और जो उसकी सेवा करना चाहते हैं उनकी उतनी अधिक क्षमता नहीं है, उनकी जितनी क्षमता उतना कर पा रहे हैं, तो फिर कोई तीसरा रास्ता हमको ढूंढना पड़ेगा। अब तीसरा रास्ता कौन है? समाज का दृष्टिकोण क्या है? ये एक बहुत पेचीदा बात है, क्योंकि मैं आज तक मैंने ये देखा कि अभी कुछ अखबारों के अंदर भी इस समस्या को उठाया गया, जहां देखो वहां इस समस्या को उठाया जा रहा है। अजमेर के अंदर सारे बुद्धिजीवियों से जिनसे मैंने बात की, उन्होंने समस्या तो बता दी, लेकिन समस्या के कारण भी बता दिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बता दिया, लेकिन इसका उपाय क्या है? क्या अजमेर से ये गाय बाहर जा सकती हैं? कहीं ऐसा हो सकता है कि अजमेर स्मार्ट सिटी हो जाए और वाकई स्मार्ट मुक्त हो जाए? क्योंकि किसी भी बड़े शहर के अंदर, आप दिल्ली में चले जाइएगा, बॉम्बे में चले जाइएगा, बड़े महानगरों के अंदर कहीं गाय जानवर नहीं नजर आते, लेकिन अजमेर में आ रहे हैं, अजमेर जैसे अन्य शहरों में, राजस्थान में सबसे ज्यादा है, ये शहरों में नजर आ रहे। तो क्या इसका उपाय है कि इनको शहरों से बाहर किया जा सकता है? देखिए, वहां पर उपाय है कि बड़े जो सिटीज है, जिनको मेट्रो सिटीज हम कहते हैं, जिनका आपने भी उदाहरण दिए, वहां पर उन्होंने कठोर कानून बनाए, यानी पशुपालन कर ही नहीं सकते जी। अब हमारे यहाँ पर अभी तक ऐसा कानून नहीं कि पशुपालन शहर में नहीं किया जा सकता। जब तक नहीं है तब तक कोई भी पशु पालेगा और कोई भी छोड़ेगा जी। अब जो इसका उपाय मुझे जो लगता है वो 3 प्रकार के उपाय हैं जी। एक हो गया जनता के स्तर पर जी, कि गो आधारित जो उद्योग है, ये उद्योगों से आय होती है, ऐसे कोई उद्योग लगे, उन उद्योगों में ये गौमूत्र और इसको गोबर को क्रय करना शुरू होंगे, तो निश्चित तौर पर कोई नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल, सड़कों में नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, घर रखेंगे। घर रखेंगे, बिल्कुल। लेकिन ये जब तक नहीं होता तब तक तो कोई और उपाय चाहिए हमको जी। तो फिर इसके उपाय प्रशासनिक 2 प्रकार के हैं जी। जो गौशाला चला रहे हैं वो एक प्रकार हो गया, तो एक हो गया प्रशासन और एक हो गया गौशाला चलाने वाले दान दाता श्रद्धावान लोग। उसका एक छोटा सा प्रयोग तो किया है, सेस भी लगाया है गौशालाओं के लिए, उसके आधार पर गौशालाओं को अनुदान भी देते हैं, लेकिन वो बड़ा नहीं है जी। वास्तव में गौशाला को अनुदान के साथ साथ जितने भी नगर पालिका, नगर परिषद और निगम है, इनका जो बजट है जो कांजी हाउस चलाने के लिए है, वो इनका काम नहीं है, वो वास्तव में गौशालाओं को देना चाहिए जी। वो बजट गौशालाओं को देना चाहिए और वहां पर भेजना चाहिए इनको, ताकि इनकी अच्छे प्रकार से वहां देख रेख भी हो सके और वहां व्यवस्थित रहे। नहीं तो वहां से फिर कोई आके या तो छुड़ा के ले जाएगा या उसमें से वो निकाल देंगे, एक नई आती है, दूसरी 2 निकाल देते हैं वापिस जी। जी। दूसरा हो गया प्रशासन के स्तर के ऊपर, कि ये तो हो गया गौशाला चलाने वालों को अनुदान बढ़ाया जाए और ये कांजी हाउस बंद किए जाएं। कांजी हाउस के अंदर जो खर्चा आता है, कांजी हाउस का खर्चा, वो गौशालाओं में वितरित किया जाए। ये व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन यहाँ तो जानवरों को मार मार के, अभी अपन जब बात कर रहे थे, आपने देखा कि वहां गायों को किस तरीके से बेरहमी से पकड़ा जाता है, उनको तोड़ मरोड़ के उठा के अंदर फेंक दिया जाता है। वो भी मैं बता रहा हूं आपको। उसका कारण क्या है कि ये जो निर्णय करने वाले लोग हैं जी, उनको गाय पालन और गाय का स्वभाव उसकी जानकारी नहीं है जी। वास्तव में इसको हमको करना क्या चाहिए, गांव के किसान से पूछे। यहाँ पर ये ठेका दे देते हैं, 2 वैन लेकर घूम रहे। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि 2 वैन इन्होंने कर रखी है, काउ कैचर क्या नाम दिया उसको, वो वैन कर रखी है। ये गायें पकड़ने का तरीका है क्या? ऐसे गाय आती है, वो गाड़ी में आकर बैठ जाएगी, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, गाना गाएंगे। या लठ लेके घूमेंगे, और लठ लेके भग रहे हैं, सड़क के ऊपर गायें दौड़ रही है, और गाय दौड़ रही है, उधर ट्रैफिक चल रहा है। ट्रैफिक में आदमियों गाय भागती हुई, गायों को थोड़ी दिख रहा है कि वो कहां जा रही है, अपनी जान बचा रही है, उसको प्राण संकट है, उसको लगता है मेरे पर आक्रमण हुआ, प्राण संकट है जी। अब उपाय क्या है इसका? उपाय किसान ग्वाले, आप जितना खर्चा कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि इस खर्चे के और 1.1% खर्च में, जितना इनमें ठेके दिया होगा ना नगर निगम ने, मुझे मालूम नहीं है कितने का ठेका वर्ष भर का गायें पकड़ने का, ये होगा करोड़ों के अंदर, करोड़ों में। मैं कहता हूं उसका 0.101% भी खर्च नहीं होगा। आपको हर महीने केवल गांव के 1000 जो पशुपालक है, जो गाय चराते हैं, उनको ले आओ और 1000 रुपए एक जने को दे दो, और रात के अंदर वो पूरे यहाँ शहर से गायों को आराम से जैसे चराने ले जाते हैं, और गायें भी बड़े आराम से निकलेगी यहाँ से, और जाकर इनको जहाँ गौशाला में छोड़ना हो छोड़िए, बेरहमी नहीं होगी और बड़ा आसानी से जाएंगी।
आवाजों के साथ ही निकल जाएंगे। बिल्कुल, वो लेकिन अब वही सवाल के, अब आपने ना उपाय तो बता दिया, लेकिन अब ये गाय ले जाकर वो छोड़ेंगे कहाँ? गाय कहाँ छोड़ेंगे? गाय कहाँ छोड़ेंगे? ये है आपका गोकुल धाम। ये गोकुल धाम है मेरा। ये गोकुल धाम जो आपने कहा है जी। ये संकल्पना भी बहुत पुरानी है। आपने यहाँ से और करीब 10-15 साल से जो जो है सेवा और गौ संवर्धन ऐसा एक पूरा एक संगठन काम करता है जी। उसने सुझाव दिए हैं सब जगह जी। जिसको हम गोकुल धाम नाम दो या गो अभयारण्य नाम दो। हमारे पास बड़ी बड़ी गोचर है, हमारे पास वन विभाग की बड़ी बड़ी भूमियां हैं। ये जितना बचा हुआ आपका टेंडर करते हैं आप गायें पकड़ने के लिए, उस टेंडर में से कुछ पैसा लगाकर और उस विभाग को कहिए कि हम आपके इस विभाग की जितनी जमीन है इस जमीन की बाउंड्री वाल करवा देते हैं। जी। विधायक कोटे से उसकी बाउंड्री कराओ, कब्रिस्तान और सांसद कोटा है, विधायक कोटा है, हाँ, नगर निगम है, लिखाए हैं। और आसपास शहर के पास काफी वन विभाग की जमीन है, पर अजमेर के अंदर तो चारों तरफ जमीन है। जी जी जी। वन विभाग की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वन विभाग की जमीन सुरक्षित हो जाएगी, उस पर अतिक्रमण रुक जाएगा, बाउंड्री वाल बन जाएगी। जी। बाउंड्री वाल होते ही उस बाउंड्री वाल में जितनी गायें केवल रहेगी तो उनके लिए चारा दाना उसकी पर्याप्त वहां पर वर्षा काल में उग जाएगा, घास वर्ष भर उनके खाने के लिए बराबर है। जी। वहां पर छोटे छोटे आप जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए छोटे छोटे कुंड बना दीजिए जहां वर्षा काल में पानी आकर एकत्रित हो जाएगा, उनके पीने के लिए पानी मिल जाएगा। जी। और उसके ऊपर 1-2 गार्ड रख दीजिए ताकि जो गो तस्कर है उसमें से गायों को निकाल कर नहीं ले जाए। नहीं ले जाए, बस इतना काम करना है आपको। जी। जो दान दाता देते हैं उसके लिए जैसे आपने कचरा एकत्रित करने के लिए वैन लगा रखी है, उसी तरह से आप 2-4 वैन शहर में लगा दीजिए जो घूमती जाए, एक वार्ड को एक दिन जाए और वहां से इकट्ठा कर ले। जो भी रोटी देते हैं, चारा देते हैं, कुछ भी जो गो सेवा के लिए दान करना चाहते हैं लोग उसको लो और वहां पर पहुंचा दो। बहुत अच्छी बात है। और वहां पर डालो उनको। बहुत अच्छी बात। हाँ जी। तो ऐसा अगर आप करेंगे, ये ही उपाय है जी कि आपको इस प्रारंभिक फेज में आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे कि ये आपने एक बार पहुंचा दिया, लोग तो फिर छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? जी। तो उसके लिए तीसरा उपाय है फिर जी, वो है जिस प्रकार से आदमियों के लिए जन्म मृत्यु के रजिस्टर बना रखे हैं, संधारण कर रखे हैं जी, तो आप गायों के लिए भी बनाइए, पशुओं के लिए बनाइए। जी। हर गांव में, हर शहर में, हर ग्राम पंचायत से लेकर निगम तक जितने हैं उन सब केंद्रीय संधारण होना चाहिए, जहां जहां अनुमति है कि अभी गाय पाल सकते हैं। जी। जब ये शहर की सीमा में गाय या किसी भी पशु का पालन जब निषिद्ध हो जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक ये निषिद्ध नहीं होता तब तक ऐसे भी जो भी पशु हैं, गोवंश है, उस गोवंश का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो शहर में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं उसकी टैगिंग होनी चाहिए। शहर नहीं, ग्राम पंचायत से शहर में आएंगे तो मालूम चल जाएगा कि वहां से टैगिंग को क्या है। टैगिंग है, उसका अपना कोड रहेगा, वो किस ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड है, वो शहर में कहां रजिस्टर्ड है और किस व्यक्ति की है, किस व्यक्ति की है, अपने आप उससे पकड़वा जाएगा। फिर अगर वो छोड़ता है तो उसको दंडित करो जिसने छोड़ी है। बहुत अच्छी सकता गाय को। अच्छी बात। हाँ। और अगर उसका निष्क्रमण होता है, विक्रय होता है या मृत्यु होती है, उसका इंद्राज हो जाए, वो टैग नंबर किसी और को मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ये जब तक नहीं होगा इसके अलावा कोई उपाय नहीं है आपके पास में। जी। ये 3 उपाय हैं, केवल 2 प्रशासनिक बताए मैंने कि ये गो अभयारण्य या गोकुल धाम जिसको हम कह रहे हैं वो बनाना है। इसके अलावा आपको गायों को बाहर ले जाना है तो उसके लिए जो गोकुल धाम की योजना कब से चल रही है कि हम जो पशुपालक है उनको एक बड़ा एक स्थान देंगे, वहां पर पशुपालन के लिए सुविधाएं देंगे। आपको याद दिलाऊं भाई साहब कि जिस समय ओंकार सिंह लखावत नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष थे तो उस समय उन्होंने गोकुल धाम की परिकल्पना की थी और उन्होंने कहा था कि चाची आवास की तरफ एक गोकुल धाम के लिए बहुत अच्छी जगह भी बनाई थी, लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं होता ना कि वो टेंडर करेंगे और वोट करेंगे तब उसके अंदर कुछ ना कुछ उनको लाभ है ना, बाकी में लाभ नहीं है ना। बस वही बात है टेंडर वाले। तो ये अगर अच्छे जो सोचने वाले और वास्तव में गायों को बचाने के लिए प्रयत्न करने वाले और वास्तव में शहर के लोगों को या अन्य लोगों को जो किसान है गांव के अंदर उसको उसकी फसल नष्ट होने से बचाना है, यहाँ पर शहर के अंदर इन लोगों को दुर्घटनाओं से बचाना है, अगर ये करना है आप चले जाइए हाईवे के ऊपर। इस समय सारे, हाँ बिल्कुल, सब हाईवे भरे पड़े हैं जी। तो केवल मात्र शहर की समस्या नहीं है, ये सब जगह की समस्या है। हाँ। गांव की समस्या है कि किसान की फसल को नष्ट करती हैं जो निराश्रित गायें हैं, जो हाईवेज हैं उनकी सड़कों के ऊपर आपके ट्रैफिक के कारण से दुर्घटनाएं होती है, आपके शहर है वहां पर कष्ट है जी। ये सब कष्ट के निवारण के ये 3 उपाय हैं जी।
गोकुल धाम दो प्रकार के हो गए, जो निराश्रित गायें हैं उसके लिए गो अभयारण्य के रूप में जो जमीन है उसके अंदर बनाना। जो गोकुल धाम है तो जो पशुपालन करना चाहते हैं शहर में और वहां पर अच्छा दूध सप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए शहर से बाहर जगहों को निर्धारित करना। शहर के अंदर जो गायें हैं उसके लिए टेंडर करके ये गाड़ियों के अंदर भरकर नहीं ले जाना, इसकी बजाय हर महीने 2 महीने के अंदर गांव से जो गाय चराने के लोग चरवाए हैं उनको बुलाइए, वो रात में इनको निकालेंगे, दिन में नहीं निकालना। रात में गायें बैठी हो आराम से उनको लेकर चले जाएंगे जी, और उनको फिर अभयारण्य में या आपने जो तय कर रखी है कांजी हाउस की जगह गौशालाएं जिसको अनुदान दे रहे हैं उन गौशालाओं में वहां पर उनको छोड़िए अभी। और तीसरा मैंने बताया कि अब बाद में नहीं छोड़ने लोग, इसके लिए गोवंश का रजिस्ट्रेशन, उसका टैगिंग ये करके दंड की व्यवस्था प्रस्ताव करके करना पड़ेगा, तो ये इलाज है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। बहुत अच्छी बात। तो मित्रों, आपने देखा कि जो गाय हमारी माता है उस माता के संरक्षण के लिए हम किस किस तरीके के उपाय कर सकते हैं कि हमारा सनातन बढ़ा रहे, हमारी आस्था बची रहे, हमारे संस्कार बचे रहे और हमारी गाय माता बची रहे। किस व्यवहारिक पक्ष को हनुमान सिंह जी ने रखा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। इतने क्लिष्ट विषय पर जिस पर अच्छे लोग बोलने से कतराते हैं, खासतौर से हिंदूवादी लोग। लेकिन जो निर्णय करने वाले हैं वो इसको मान लें सुन के। हाँ बस मैं तो कोशिश करूंगा, लोगों से मैं ये प्रार्थना करूंगा, अजमेर के लोग जो मेरे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हजारों की संख्या में, वो सारे के सारे लोग अपने अपने दबाव बनाए, अपने पार्षदों पर दबाव बनाए, अपने मेयर पे दबाव बनाए, अपने विधायकों पर दबाव बनाए, अपने सांसद पर दबाव बनाए और पत्र लिखे केंद्र सरकार को कि इस तरीके का काम हो। अगर ये शुरुआत हो जाती है तो ये हमारे शहर के लिए सबसे स्मार्टनेस काम होगा। धन्यवाद। आज इतना ही। एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ आपका। धन्यवाद।